Hello friends, welcome to our YouTube channel Audio FM 143। चेरी की बात सुनकर दो तीन आदमियों ने उसकी मदद की और उन्होंने सोना को गाड़ी से बाहर निकाला। अभी उन्होंने पूरी तरह से सोना को बाहर भी नहीं निकाला था कि गाड़ी का धुआं और भी ज़्यादा बढ़ चुका था और फिर जैसे ही उन लोगों ने सोना को बाहर खींचा, गाड़ी आग के हवाले हो गई। गाड़ी में ब्लास्ट इतना ज़्यादा तेज हुआ था कि उसकी आग अब दिव्यांश की गाड़ी को भी लग चुकी थी। चेरी जोरों से चिल्लाई, दिव्यांश। उसकी रूह कांप गई थी, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां पर कुछ लोगों ने ऑलरेडी दिव्यांश को बाहर निकाल दिया था। चेरी की धड़कन रुकने को हो रही थी और फिर एक गाड़ी वहां पर और आकर रुकी जिसमें से व्योम बाहर निकला। सोना और दिव्यांश की हालत देखकर वो भी पूरी तरह से सुन्न रह गया था। वो जल्दी से आगे आया। चेरी उसे देखते हुए रोई और बोली, ये सब क्या हो गया डैड? प्लीज़ आप जल्दी से सोना और दिव्यांश को लेकर हॉस्पिटल चलिए। अगर दिव्यांश को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी डैड, और अगर सोना को कुछ हो गया तो। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी। अगर आज दिव्यांश की जान बची थी तो वो सिर्फ और सिर्फ सोना की वजह से। वो ऐसे कैसे सोना को कुछ होने दे सकती थी? इस वक्त व्योम के भी हाथ पैर फूल रहे थे। बड़ी मुश्किलों से दिव्यांश उसके पास वापस आया था। वो एक बार फिर से दिव्यांश को खोना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी चोट कम लगी थी, सिर्फ माथे पर खून नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी व्योम को डर लग रहा था। एक बार दिव्यांश उनसे दूर जा चुका था और अब वो डर उसके दिल से निकल नहीं रहा था। उसने जल्दी से कुछ आदमियों की हेल्प से सोना और दिव्यांश दोनों को गाड़ी में बिठाया और फिर चेरी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। पूरे रास्ते चेरी पीछे दिव्यांश और सोना की तरफ देख रही थी। सोना का हाथ दिव्यांश के हाथ के ऊपर था। चेरी की आंखों के सामने से वो पल जा ही नहीं रहा था जब सोना ने अपनी गाड़ी दिव्यांश की गाड़ी के आगे की। वो पल याद करते हुए उसके दिल को कुछ कुछ हो रहा था। वही व्योम चेरी की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज इस एक्सीडेंट के बारे में धरा को मत बताना। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वही धरा बार बार सोना के नंबर पर कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन गाड़ी में ही ब्लास्ट हो चुका था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे और दिव्यांश और सोना दोनों को एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने उन दोनों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। सोना को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। डॉक्टर उसे आईसीयू में ले गए थे, जबकि दिव्यांश को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया था जहां पर उसका पूरा एग्जामिनेशन हो रहा था और उसके सिर की चोट बेशक से कम थी लेकिन काफ़ी गहरी थी। डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आए और व्योम और चेरी की तरफ देखते हुए बोले, चोट काफ़ी गहरी है मिस्टर रावत। हमने ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन सब कुछ क्लियर तभी होगा जब उन्हें होश आएगा। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चेरी जल्दी से बोली, लेकिन दिव्यांश को कुछ होगा तो नहीं ना? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, वैसे वो खतरे से बाहर है। चेरी ने अपने दिल पर अपना हाथ रखा। अब उसने तुरंत सोना के बारे में पूछा और बोली, वो सोना, उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। सोना के बारे में ये सब सुनकर चेरी को अब और भी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। व्योम उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर समझ गया था कि चेरी सोना के लिए ही रो रही है। उसने चेरी के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं होगा उसे। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, उसका एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था डैड, उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी आगे की। व्योम की आंखें बड़ी हो गई। चेरी ने अब उसे वो सब कुछ बताया जो उसने देखा। व्योम के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कोई कैसे किसी और के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है? चेरी व्योम की तरफ देखते हुए थोड़ी तकलीफ भरी आवाज में बोली, क्या सोना दिव्यांश से इतना प्यार करती है कि वो उनके लिए? व्योम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, लेकिन उसने खुद से कुछ नहीं कहा है, और अगर वो उसे यहाँ पर लेकर आई है इट मीन्स वो उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख रही चेरी, क्योंकि न्यूज़ में साफ साफ था कि दिव्यांश सिंगल नहीं बल्कि मैरिड है। सोना ऑलरेडी दिव्यांश के बारे में सब कुछ जानती थी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। चेरी रोते हुए ही बोली, मैंने उसकी आंखों में दिव्यांश के लिए प्यार देखा है डैड। बस अब मुझे दिव्यांश के बारे में जानना है कि क्या सोना के साथ रहते हुए दिव्यांश के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स आ गई है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन दोनों की लाइफ से चली जाऊंगी डैड। व्योम गुस्से से बोला, स्टॉप इट चेरी, कैसी फालतू की बातें कर रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद अब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। दिव्यांश पहले भी तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा ही है। ये बोलते हुए उसने चेरी को अपने सीने से लगा लिया। चेरी रोते हुए बोली, मैं दिव्यांश के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती डैड। मुझे उनका प्यार चाहिए और अगर वो मेरे साथ खुश रहेंगे तो ही तो मैं खुश रह पाऊंगी ना।
अगर वो मेरे साथ रहते हुए किसी और के बारे में सोचेंगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। ये बोलकर अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वो चेरी को कैसे ही समझाएं। फिलहाल बस वो उसका सिर सहलाता रहा। वहीं दूसरी तरफ धरा अब बार बार व्योम को कॉल कर रही थी। दिव्यांश की हालत सही थी तो अब व्योम ने धरा का कॉल रिसीव किया और उसे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया, लेकिन सिर्फ इतना जितना वो उसे फ़ोन पर बता सकता था। सोना के बारे में बताकर वो उसे परेशान नहीं कर सकता था। हॉस्पिटल आने के बाद वो उसे संभाल लेता, लेकिन फिलहाल धरा घर पर थी तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वही मिश्री धरा के सामने ही खड़ी थी। उसने जब धरा के एक्सप्रेशन देखे तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ स्ट्रॉबेरी? आप इतना परेशान क्यों हो रही है? सब ठीक तो है ना? धरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, सोना का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। मिश्री जल्दी से बोली, ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। धरा उसे रोकते हुए बोली, नहीं तुम रहने दो, तुम घर पर ही रहो। ध्रुवांश अभी भी अपने रूम में सो रहा है, उसकी तबीयत भी सही नहीं है ना, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको। मिश्री के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। सुबह ध्रुवांश से ही उठा था, लेकिन बाद में उसे वॉमिटिंग वगैरह होने लगी तो वो फिलहाल अभी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। मिश्री ने अब अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और धरा तुरंत बाहर आकर गाड़ी में बैठी और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ देर बाद धरा की गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और धरा जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आई। अंदर आते ही उसने सोना के बारे में पूछा तो व्योम ने उसे बता दिया कि अभी उसकी सर्जरी ही चल रही है। उसकी हालत के बारे में जानकर अब धरा को उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और फिर धरा ने महसूस किया कि दिव्यांश तो वहाँ आसपास है ही नहीं। अब उसने व्योम से दिव्यांश के बारे में पूछा तो व्योम के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, दिव्यांश बिल्कुल ठीक है स्ट्रॉबेरी, बस उनके सिर पर हल्की सी चोट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही धरा की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो गुस्से से बोली, मतलब एक बार फिर से तुमने अपनी मनहूसियत फैला ही दी। चेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, इतनी भी नफरत मत कीजिए ना स्ट्रॉबेरी, आपसे बहुत प्यार लिया है मैंने, अब ये नफरत देखी नहीं जाती। धरा गुस्से से बोली, तुम लायक ही इस नफरत के हो। अगर तुम दिव्यांश को परेशान नहीं करती तो वो घर से यूं नहीं जाता, और अगर वो घर से जाता ही नहीं तो उसका ये एक्सीडेंट भी नहीं होता, और ये भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि सोना का ये एक्सीडेंट यूं ही नहीं हुआ होगा। जरूर दिव्यांश को बचाने के चक्कर में ही उसे चोट आई होगी। पहले तो तुमने सिर्फ दिव्यांश की हालत खराब की थी और अब तुमने उसके साथ सोना। ये बोलते हुए वो चुप हो गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, अगर तुम्हारी वजह से सोना को या दिव्यांश को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तक तो मैं जैसे तैसे तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन फिर मेरी हद तक टूट जाएगी। चेरी अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख रही थी। तभी एक नर्स दिव्यांश के वार्ड से बाहर निकली और डॉक्टर के पास चली गई। नर्स को बाहर निकलते हुए देख धरा तुरंत दरवाजे की तरफ घूमी। जैसे ही उसने अंदर की तरफ देखा उसकी नज़र दिव्यांश के चेहरे पर गई, जहां वो अपनी पलकें फड़फड़ा रहा था। उसे होश में आते हुए देख धरा तुरंत अंदर की तरफ आ गई और उसके पीछे पीछे ही चेरी और व्योम भी आए। धरा दिव्यांश के पास आए और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी ही गलती है जो मैंने चेरी को तुम्हारे साथ रहने दिया, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बार पहले भी वो तुम्हें नुकसान पहुंचा चुकी है और अब एक बार फिर से उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं चेरी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। तुम सोना के साथ ही रहना, वही तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, सिर्फ उसे ही तुम्हारी फिक्र है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दिव्यांश चुपचाप धरा की तरफ देख रहा था। सामने ही चेरी खड़ी थी जिसने अपनी पलकें झुकाई हुई थी। धरा की बातें सुनकर उसे तकलीफ हो रही थी तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और व्योम भी दिव्यांश की तरफ देख रहा था। अब नर्स और डॉक्टर वहां पर आए और डॉक्टर ने दिव्यांश का चेकअप करना शुरू किया। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोले, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? दिव्यांश उनकी तरफ देखकर बोला, सोना। ये बोलते हुए उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहा था जब उसने सोना की गाड़ी को अपनी गाड़ी के सामने आते हुए देखा, और फिर सोना का एक्सीडेंट, वो सब उसने भी देखा था और अब सोना के बारे में सोचते हुए उसे भी कुछ कुछ हो रहा था। डॉक्टर उसकी तरफ देखकर थोड़ा परेशान होकर बोले, उनकी सर्जरी अभी अभी खत्म हुई है, लेकिन अभी इतनी जल्दी उन्हें होश नहीं आने वाला, कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे। तब तक आप आराम कीजिए, जब उन्हें होश। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश अब अपनी जगह से उठा। डॉक्टर उसे रोकते हुए बोले, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर रावत? आपकी हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज आराम कीजिए। दिव्यांश का चेहरा गुस्से से लाल था।
वो तुरंत वार्ड से बाहर निकलकर आईसीयू की तरफ आया जहां पर सोना बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी। आईसीयू का दरवाजा खोलते हुए दिव्यांश अब अंदर की तरफ आ गया था। उसने सोना के चेहरे की तरफ देखा जहां उसका चेहरा लाल पड़ गया था और अब उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम रहे थे जो उसने सोना के साथ बिताए थे। सोना का हंसते मुस्कुराते हुए उसे दवाई देना, डांट लगाते हुए खाना खिलाना, उसकी डॉल के साथ खेलना, उसके जख्मों पर मरहम लगाना, उसके लिए मेंटल हॉस्पिटल के लोगों से लड़ जाना, वहां जितने भी पेशेंट थे उन सब से बढ़कर उसका दिव्यांश का ख्याल रखना, वो सब याद करते हुए दिव्यांश को अपना सिर जोरों से दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था और अपने बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। धरा, चेरी और व्योम तीनों भागते हुए उसके पीछे पीछे ही आए थे और अब दिव्यांश को देखकर उन तीनों के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। दिव्यांश अब सोना के बिल्कुल करीब आया। इस वक्त उसका सिर हद से ज्यादा दर्द कर रहा था। उसने सोना के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, जो दूसरों से बिना किसी शर्त बिना किसी मतलब के प्यार करते हैं ना, उनको भगवान भी कोई तकलीफ नहीं दे सकता। तुम बहुत अच्छी हो सोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। ये बोलते हुए अब उसने सोना का हाथ पकड़ लिया था। चेरी हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रही थी क्योंकि दिव्यांश सोना को हमेशा आप कहकर बुलाता था, लेकिन अब वो उसे तुम कहकर बुला रहा था और उसका बोलने का तरीका भी बहुत अलग था। डॉक्टर आईसीयू के अंदर आए और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज आप रेस्ट कीजिए मिस्टर रावत और इन्हें भी रेस्ट करने दीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कहीं आपकी वजह से। दिव्यांश उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, मेरी वजह से जो होना था वो हो चुका डॉक्टर, अब दिव्यांश रावत की वजह से कुछ गलत नहीं होगा और ना ही दिव्यांश रावत किसी और को अपने साथ गलत करने देगा। डॉक्टर के साथ साथ चेरी, धरा और व्योम की आंखें भी अब और ज्यादा हैरत में फैल चुकी थी। डॉक्टर दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोले, मैं कुछ समझा नहीं। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जो दिव्यांश रावत को नहीं समझते अब दिव्यांश रावत को उन्हें कुछ समझाना भी नहीं। आप बस मुझे ये बताएं कि मेरी सोना को होश कब तक आएगा। डॉक्टर सोना की तरफ देखते हुए बोले, तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। दिव्यांश ने सोना का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और उसे हल्के से चूम लिया। चेरी को अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ और अब उसने व्योम की तरफ देखा। व्योम को भी याद आने लगा था जब चेरी ने उसे कहा था कि उसने सोना की आंखों में दिव्यांश के लिए प्यार देखा है और अगर ये सब दिव्यांश के दिल में भी हुआ तो वो उन दोनों की जिंदगी से चली जाएगी। वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ जाने लगी लेकिन व्योम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। धरा अब धीमे धीमे कदमों से आगे की तरफ आई। उसने दिव्यांश के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, दिव्यांश। दिव्यांश ने अगले ही पल उसका हाथ अपने कंधे से झटका दिया और बोला, दोबारा मुझे हाथ मत लगाएगा। धरा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझसे बात नहीं करोगे तुम? दिव्यांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों बात करूं मैं आपसे? आप है कौन? मेरी कोई जान पहचान की मेरी कोई रिश्तेदार है आप? जहां तक मुझे याद है मुझे नहीं लगता आपका मुझसे कोई रिश्ता है क्योंकि आपका रिश्ता तो औरों से है, उनके लिए तो आप हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव है। उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, उन्हें आप बहुत प्यार भी करती है, लेकिन जहां बात मेरी आती है तो शायद आपके अंदर का प्यार खत्म हो जाता है। मिसेज रावत, तो अब आप यहाँ पर मेरे पास क्या करने आई है? सोना की फिक्र है आपको या फिर मेरी? लेकिन जो भी है आप अपने पास रखिए, जाकर अपने लोगों को संभालिए। देखिए कैसे रो रहे हैं वो, झूठे आंसू, झूठे लोग। ये बोलते हुए उसकी नज़र चेरी पर ही थी। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझसे झूठ बोला था दिव्यांश, अगर आप मुझसे वो झूठ नहीं बोलते तो मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाती। दिव्यांश व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, बहानेबाज लोग बहाने ही बनाते हैं, अगर वो झूठ नहीं सच होता फिर तो तुम अपना फैसला ले चुकी थी ना। दिव्यांश रावत, जाए भाड़ में, तुम्हें तो बस बच्चा चाहिए था। बचपन में तुम्हें मेरे माँ बाप चाहिए थे और अब जब तुम बड़ी हुई तो तुम्हें बच्चा चाहिए। मैं तो कभी चाहिए ही नहीं था, तो अब यहाँ खड़ी होकर आंसू क्या बहा रही हो? चली जाओ यहाँ से, मैं मेरी सोना को संभाल लूंगा। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आया। उसने चेरी की कलाई को कसकर पकड़ा और उसे आईसीयू से बाहर निकालने लगा। व्योम उसकी तरफ देखते हुए बोला, रुको दिव्यांश, तुम चेरी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपको तो गुस्सा आएगा ही, अपने बच्चों को तो कभी आपने वो प्यार दिया नहीं जो देना चाहिए था, लेकिन दूसरों के बच्चों को आप गले लगाकर पूरी जिंदगी संभालना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो संभालिए मिस्टर रावत, संभालिए। कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। जाकर अपनी इस बेटी के साथ अपने घर में आराम से रहिए। मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको।
ये बोलकर अब उसने धरा की तरफ देखा और फिर बोला, क्या मुझे आपको स्पेशली कहना पड़ेगा कि चली जाए यहाँ से? आपको समझ में नहीं आ रहा? मेरी सोना की हालत खराब है, उसे रेस्ट की जरूरत है। आप लोग चले जाए यहाँ से। दिव्यांश की बातें सुनकर धरा को हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो उसके पास आए और बोली, ऐसा मत करो। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा दिव्यांश। मैं मानती हूँ मेरी गलती है। अगर बचपन में मैंने तुम पर प्रॉपर ध्यान दिया होता तो तुम्हें वो डिसऑर्डर नहीं होता, और अगर वो डिसऑर्डर नहीं होता तो तुम्हारे दिल में ये डर पैदा नहीं होता कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है दिव्यांश, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दिव्यांश उसकी आंखों में आंखें डालकर तकलीफ लेकिन फिर भी गुस्से भरी आवाज में बोला, बचपन में आपका प्यार चाहिए था मिसेज रावत, और सारा सारा दिन इंतजार भी करता था कि कब आप पूरी दुनिया जहां के कामों से और बच्चों से फ्री होकर मेरे पास आएंगी। लेकिन आप नहीं आती थी। आपको सिर्फ दो ही लोग दिखाई देते थे, एक आपके मिस्टर रावत और एक आपकी बेटी। मैं तो आपकी दुनिया में शामिल ही नहीं था, इसलिए अब भी आप मेरी दुनिया से बाहर ही रहिए, और खासकर इस आईसीयू से, क्योंकि अगर आपकी वजह से मेरी सोना को कोई तकलीफ हुई तो माफ तो मैं पहले भी आपको कभी नहीं कर सकता था, अब तो ना जाने फिर क्या ही होगा। उसकी बात सुनकर धरा ने अब अपना चेहरा झुकाया और चुपचाप बाहर चली गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उनके जाने के बाद दिव्यांश ने दरवाजा बंद किया और वापस सोना की तरफ देखा। इस वक्त उसके दिल में बहुत सी बातें चल रही थी और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने चेरी का चेहरा आया। अगले ही पल उसने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं, एक बार पहले तुम मुझे तोड़कर जा चुकी हो, अब मैं तुम्हें अपने करीब आने ही नहीं दूंगा, तो जाने का सवाल ही नहीं बनता। नहीं चाहिए हो तुम मुझे और ना ही तुम्हारा प्यार। आई हेट यू चेरी, आई हेट यू। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। अब वो सोना के बिल्कुल पास आया और उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तकरीबन 2 घंटे यूं ही बीत गए और अब सोना को होश आने लगा। दिव्यांश अभी भी उसके पास ही खड़ा था। जैसे ही उसने सोना की पलकों को फड़फड़ाते हुए देखा, वो तुरंत उसके चेहरे पर झुका और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना सोना? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ये बोलते बोलते वो रुक गया था। सोना अपनी आंखें पूरी तरह से खोल चुकी थी और दिव्यांश की तरफ ही देख रही थी। दिव्यांश को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और उसने राहत की एक सांस ली। वो अपना कांपता हुआ हाथ दिव्यांश के गाल पर रखकर बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा दिव्यांश, कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद थकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अपने केबिन में थे और उनके हाथ में अब सोना की फाइल थी। वो फाइल जो उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बता रही थी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज, और वो फाइल पढ़ते हुए उनका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। अब उन्होंने व्योम को अपने केबिन में बुलाया और तकरीबन 5 मिनट बाद व्योम उनके सामने बैठा था और उसके हाथ में वो फाइल थी, जिसे देखते हुए वो पूरी तरह से कांप उठा था। वो लड़की जिसकी वजह से दिव्यांश की जिंदगी आज बची थी, वो खुद ब्लड कैंसर से लड़ रही थी, जहां अब उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं था। उसकी आंखें बेहद लाल थी। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुश्किल से 5-10 दिन होंगे इस पेशेंट के पास, इससे ज्यादा नहीं। मुझे लगता है हमें दिव्यांश को ये सब कुछ बता देना चाहिए। व्योम तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। आप प्लीज उसे कुछ भी मत बताएगा, उसे जो बताना होगा वो सोना खुद बता देगी, लेकिन अभी उसकी हालत पूरी तरह से ठीक भी नहीं है। अगर उसे दोबारा कुछ हो गया तो। ये बोलते बोलते वो रुक गया था। अब वो ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते हुए व्योम को अपने कदम भारी महसूस हो रहे थे। उसे सोना के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने डॉक्टर से डिस्कशन नहीं किया था कि वो लोग सोना के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था, ये बोलकर कि सोना की इस वक्त जो हालात है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं। उसके पास मुश्किल से 5 दिन है। ट्रीटमेंट के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता, वरना ये जो 5 दिन है वो भी सोना के हिस्से नहीं आएंगे। उसकी हालत बेहद खराब है, बात अब हाथ से निकल चुकी है। वो फाइल जो सोना की थी वो व्योम ने अपनी गाड़ी में रखवा दी थी और अब वो सोना के वार्ड में आया जहां पर दरवाजा बंद था, और अब व्योम ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही दिव्यांश की नजरें दरवाजे पर गई। सामने व्योम को देखकर उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोला, मैंने कहा था ना कि कोई भी सोना को डिस्टर्ब ना करे, तो आपको सुनाई नहीं दिया था क्या मिस्टर रावत? व्योम उसकी बात सुनकर भी नहीं रुका और आगे की तरफ आया। वो दिव्यांश के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारी नाराजगी मुझे समझ में आती है, लेकिन तुम हमें सोना से दूर रहने के लिए नहीं बोल सकते। अगर उसे हमसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो खुद बोल देगी।
दिव्यांश अब उसकी तरफ घुमा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, उसकी हालत नजर नहीं आ रही है क्या आपको? बेहोश है वो। अब ऐसी हालत में वो उठकर आपसे ये कहेगी उसे यहाँ पर आपकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही है। व्योम ने अब दिव्यांश के कंधे पर अपना हाथ थोड़ा सा और अच्छे से रखा और बोला, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो दिव्यांश? माना गलती हमने की है, लेकिन गलती सिर्फ हमारी तो नहीं तुम्हारी भी है। तुम्हारे दिल में जो भी था तुम सामने से आकर बोल सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने अपनी फीलिंग्स को दबाया और पूरी तरह से एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने भी कहीं ना कहीं चेरी को टॉर्चर किया है। उसे वो मेंटली टॉर्चर दिया है जिससे वो सही फैसला ले ही नहीं सकी। अगर तुम किसी को कहोगे कि उसे अपना बेबी अबॉर्ट करवाना है तो कौन सी लड़की होगी जो तुम्हारी ये बात मानेगी? दिव्यांश सार्कास्टिकली बोला, मुझे तो लगा था मेरे डैड मुझसे कुछ बात करने आए हैं, लेकिन आप तो चेरी के डैड है। आई एम सो सॉरी, मैंने पहले आपको पहचाना नहीं। तो बताइए चेरी के डैड, आप उसके बारे में क्या सफाई पेश करना चाहते हैं? व्योम बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, मैं सिर्फ चेरी का डैड नहीं हूँ, तुम्हारा भी हूँ। दिव्यांश छत से बोला, लेकिन नजर तो नहीं आते हो। व्योम एक बार फिर से बोला, तुमने भी कहीं ना कहीं चेरी को तकलीफ दी है दिव्यांश, इस बात से तुम मुकर नहीं सकते। कोई भी लड़की अपने बेबी को अबॉर्ट करवाने का फैसला नहीं ले सकती। मेरे और क्राई बेबी के बीच में बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है जहां मैंने उसे अपने और बच्चों में से एक को सेलेक्ट करने के ऑप्शंस दिए थे और उसने हर बार बच्चों को ही सेलेक्ट किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे छोड़कर चला गया। दिव्यांश हंसकर बोला, आपको तो पूरा मामला भी नहीं पता है मिस्टर रावत उर्फ चेरी के डैड। यहाँ पर बात बेबी की तो है ही नहीं, यहाँ पर तो बात छोड़कर जाने की है। अगर उसे बेबी अबॉर्ट नहीं करना था तो और बहुत सारे तरीके थे। मैं कोई जबरदस्ती उसके साथ कुछ नहीं करने वाला था। अगर वो सामने से बोल देती कि हाँ दिव्यांश, नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार, मुझे बस मेरा बेबी चाहिए, और अगर आपको ये बेबी नहीं चाहिए तो आप अलग हो जाए, लेकिन मैं अपना बेबी अबॉर्ट नहीं करूँगी, फिर मैं देखता मुझे क्या करना था और क्या नहीं। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने बच्चे को चुना और मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए आपको समझ में आ रहा है मिस्टर रावत मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि उसने अपने बच्चे को चुना, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरे सामने रहकर भी वो उस बच्चे को सेलेक्ट कर सकती थी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल सकती थी कि नहीं चाहिए उसे ये दिव्यांश रावत, उसे सिर्फ और सिर्फ उसका बच्चा चाहिए। वो शादी तोड़ने की बात कर सकती थी, मेरे साथ ना रहने की बात कर सकती थी, लेकिन छोड़कर जाना, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, या फिर अभी भी आपको समझ में नहीं आया? व्योम उसकी इस बात पर चुप हो गया था। दिव्यांश ने अब उसके आगे हाथ जोड़े और बोला, मेरा दिमाग ऑलरेडी घुमा हुआ है, सो मैं नहीं चाहता मैं आप लोगों के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी करूं। आप लोगों ने तो मुझे वो सब नहीं दिया जो मैं हमेशा से चाहता था, लेकिन मैं आप लोगों को वो दिव्यांश रावत नहीं दिखाना चाहता जो इस वक्त मैं अंदर से हूँ। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चले जाए यहाँ से, मैं मेरी सोना को संभाल लूँगा। उसे ज़रूरत नहीं है आप लोगों की, और जैसे ही उसे होश आएगा मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। उसकी बात पर अब व्योम के होश उड़ गए। वो गुस्से से बोला, अभी तुम चेरी को ब्लेम कर रहे थे कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई, वो यहाँ रहकर भी तो तुम्हारा सामना कर सकती थी, तो अब क्या हुआ? अब तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं चेरी और हम लोगों के सामने रहने से तुम कमजोर ना पड़ जाओ। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा इन सब पर कोई हक नहीं है। रावत मेंशन, रावत इंडस्ट्रीज सब तुम्हारी है, लेकिन तुम सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हो क्योंकि पैसा और पावर बेशक से जितनी मर्जी हो, लेकिन अंदर से तो तुम डरपोक हो ना दिव्यांश। सो इट्स ओके, अगर तुम्हें जाना है तो बेशक से जा सकते हो। अगर नासिक जा रहे हो तो क्या मैं वहाँ की टिकट्स करवा दूँ? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि तुम प्राइवेट जेट से जाना चाहोगे। जब सब कुछ छोड़कर जा ही रहे हो तो ये प्रिविलेज भी क्यों ही लोगे? उसकी बातें सुनते हुए दिव्यांश का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। व्योम अब पीछे की तरफ हटते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना दिव्यांश, तुम बेशक से जा रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प करने को पूरी तरह से तैयार हूँ। इंडिया या फिर इंडिया से बाहर भी अगर तुम्हें रहने के लिए या फिर जॉब या कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैं सबको बोल दूंगा कि दिव्यांश रावत डर कर भाग गया, इसलिए अब अगर किसी को दिव्यांश रावत मिले भी तो उन्हें उसे लेकर रावत मेंशन आने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर व्योम अब तुरंत वहां से बाहर चला गया। उसकी आंखें इस वक्त गहरी लाल थी क्योंकि जो बातें वो दिव्यांश को बोलकर आया था वो कभी भी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन दिव्यांश को रोकने का उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था। प्यार से दिव्यांश मानने नहीं वाला था। इस वक्त वो जितना ज्यादा गुस्से में था उस हिसाब से तो वो व्योम की बात सुन ले इतना ही काफी था। उसकी बात मानना तो दूर की बात, लेकिन जिस तरह से अब व्योम दिव्यांश को चैलेंज करके आया था इतना तो कन्फर्म था कि वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा।
दिव्यांश ने उसके जाने के बाद एक गहरी सांस ली और बोला, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रवोक करने से मैं यहाँ पर रह जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है मिस्टर रावत। बेशक से आप कुछ भी कहिए लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको डरपोक लगता हूं तो डरपोक सही, लेकिन बात आप लोगों का सामना करने की नहीं बल्कि आप लोगों के साथ रहते हुए उस घुटन को महसूस करने की है जो मुझे इरिटेट करती है। मेरे सामने वो चेहरे जो मेरे होने का दावा करते हैं लेकिन मेरे हैं नहीं। ये बोलते हुए अब एक बार फिर से उसका चेहरा कांपने लगा था। तकरीबन 15-20 मिनट और बीत गए और अब सोना की पलकें फड़फड़ाने लगी। पहले वो कुछ पलों के लिए होश में आई थी लेकिन कुछ देर बाद ही उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली थी। नर्स ने उसका चेकअप किया था और दिव्यांश को बताया था कि कई बार पेशेंट के साथ ऐसा होता है। होश में आने से पहले वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जहां उन्हें पूरी तरह से होश नहीं आता, वो बस कुछ पलों के लिए ही अपनी आंखें खोलते हैं। दिव्यांश की नज़रें अब एक बार फिर से सोना पर थी और सोना अपनी आंखें खोलकर उसे ही देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे अब वो इस बात पर पूरा यकीन कर चुकी हो कि हाँ, दिव्यांश उसके सामने है और बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। दिव्यांश ने सोना का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, सुकून महसूस हो रहा है। दिव्यांश मुस्कुराते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। सोना के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। दिव्यांश की बात सुनकर सोना के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो तो अभी भी दिव्यांश को वही दिव्यांश समझ रही थी जिसे वो नासिक से मुंबई लेकर आई थी, लेकिन अब दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत परेशान किया है ना मैंने तुम्हें पिछले 1 महीने में, अपनी उस सिली सी डॉल की वजह से। मुझे याद है कैसे वो डॉल टूट गई थी और तुमने मुझे उसे बिल्कुल सही सलामत करके दिया था और भी ना जाने मैंने क्या कुछ नहीं कहा, तुम्हें कितना परेशान किया, कभी खाने के लिए तो कभी दवाइयों के लिए। आई एम सो सॉरी। उसकी बातों पर सोना चौंकते हुए बोली, मतलब? उसका सवाल पूरा होता उससे पहले ही दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अब सोना की वो मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वो खुश होते हुए बोली, तुम सोच नहीं सकते दिव्यांश, इस दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया है और बस यही डर था कि कहीं मेरा इंतजार ना रह जाए, लेकिन अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। दिव्यांश ने उसका हाथ हल्का सा चूमा और बोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सोना के चेहरे पर अब डर झलकने लगा, ये सोचकर कि कहीं डॉक्टर ने उसके पूरे चेकअप तो नहीं किए, कहीं दिव्यांश को उसकी हालत के बारे में पता तो नहीं चल गया। दिव्यांश उसके एक्सप्रेशन देखकर एक बार फिर से बोला, मतलब तुम्हें अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम दोनों यहाँ से जाएंगे सोना, एक ऐसी दुनिया में जहाँ मेरी कोई डॉल मेरे साथ नहीं होगी। आई नो तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बिकॉज मैं खुद नहीं जानता कि अब मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं, पर अब मैं सिर्फ उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, सिर्फ मुझे। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक गुस्सा अभी भी नजर आ रहा था। सोना ने फिलहाल कुछ नहीं कहा, वो बस हल्का सा मुस्कुराई क्योंकि ये वक्त ही नहीं था दिव्यांश को कुछ कहने के लिए, पर इतना कन्फर्म था कि दिव्यांश को अभी तक उसकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं चला तो उससे पहले वो सब क्लियर करना था। तकरीबन पूरा दिन बीत गया। कल सोना और दिव्यांश का एक्सीडेंट हुआ था और आज का पूरा दिन यूं ही बीत चुका था। सोना और दिव्यांश अभी फिलहाल सोना के वार्ड में थे और दिव्यांश सोना को अपने हाथों से सूप पिला रहा था। सोना दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज सुबह उसे होश आया था लेकिन अभी तक कोई भी उससे मिलने नहीं आया था। अब तो उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो किसी से उम्मीदें रख सके, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था और तभी दरवाजा खुला और धरा अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसने दिव्यांश की तरफ देखा। उसे बस दिव्यांश का डर था, इसलिए वो और बाकी सब इंतजार कर रहे थे कि कब दिव्यांश सोना को छोड़े और वो लोग सोना से मिलने जाए। लेकिन सुबह से लेकर अब तक दिव्यांश ने 5 मिनट के लिए भी सोना को छोड़ा नहीं था। दिव्यांश गुस्से से बोला, लगता है आपको एक ही बार में बात समझ नहीं आती है। जैसे ही उसने कहा, धरा भी आगे की तरफ आते हुए बोली, मैं यहाँ पर तुमसे नहीं सोना से मिलने आई हूँ और अगर सोना मुझसे नहीं मिलना चाहती तो वो खुद से बोल सकती है। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अंदर आऊँ सोना? अगर ऐसा है तो तुम बोल सकती हो, मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। सोना उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराए। उसने बेड पर रखे दिव्यांश के दूसरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और धरा की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ अंदर आ सकती हैं आंटी। उसकी बात पर अब धरा भी मुस्कुराते हुए अंदर आई। दिव्यांश के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसने तुरंत सूप का बाउल साइड में रखा और फिर वहां से चला गया। धरा उसे जाते हुए देख रही थी। अब वो सोना के सामने बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली,
तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं? ये तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहा सोना। तुमने जो हमारे लिए किया है उसके लिए तो मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँ वो कम ही होगा। तुमने न सिर्फ पूरा 1 महीना हमारे दिव्यांश का ख्याल रखा बल्कि उसे एक नई जिंदगी भी दी है, लेकिन क्या तुम अब हम पर एक एहसान और करोगी? ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बात सुनते हुए सोना मुस्कुराए और बोली, मुझे पता है आप क्या चाहती है आंटी। धरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सोना ने अब धरा के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और बोली, मैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखना चाहती हूँ आंटी, क्योंकि जानती हूँ कि चेरी दिव्यांश के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है। उन दोनों के बीच दूरियां बेशक से है लेकिन उनका प्यार उनकी आंखों में नजर आता है और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे उन दोनों को एक करने के लिए जो करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। उसकी बात पर अब धरा एक बार फिर से मुस्कुरा रही थी। अभी तक धरा को सोना की कंडीशन के बारे में नहीं पता था। व्योम ने उस सीक्रेट को सिर्फ खुद तक रखा था। वहीं दूसरी तरफ रावत मैंशन, चेरी अपने रूम में थी। उसने सामने सूटकेस रखा हुआ था जिसमें वो अपना सामान पैक कर रही थी और अब उसके हाथ में दिव्यांश और अपनी एक पिक्चर थी जिसमें वो दोनों एक ही आइसक्रीम खा रहे थे और वो पिक्चर उनके बचपन की थी। उस पिक्चर को देखते हुए उसकी आंखों में नमी थी। उसने उस पिक्चर को अपने हाथ से सहलाया और बोली, हमेशा सुना था कि कुछ कहानी अधूरी रहने के लिए ही शुरू होती है। पहले इस बात पर यकीन नहीं था लेकिन अब समझ में आ गया कि ये सच है। कुछ कहानियां सिर्फ अधूरी रहने के लिए ही शुरू होती है और उनमें से एक हमारी कहानी है दिव्यांश। आई होप तुम्हें अपनी जिंदगी में सारी खुशियां मिले। मैं तो तुम्हें प्यार नहीं दे पाई लेकिन सोना तुम्हें बहुत सारा प्यार दे। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और उस पिक्चर को अपने सूटकेस में रख दिया और फिर बाकी का सामान भी रखने लगी। वही दरवाजे पर खड़ी मिश्री ने अब तुरंत अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया और सीढ़ियां उतरते हुए बात करने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद चेरी अपने रूम से बाहर निकली और सूटकेस लेकर नीचे आई। मिश्री उसे देखते हुए बोली, आप कहाँ जा रही हो चेरी दी? चेरी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे दिव्यांश की याद ना आए। लेकिन तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ मुझे दिव्यांश की याद नहीं आएगी। मिश्री ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, ऐसा मत करो चेरी दी, आप एक बार कोशिश तो करके देखो। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल दिव्यांश भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है लेकिन कुछ वक्त में जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा याद उन्हें ही आपकी आएगी। चेरी उसकी बात पर हंसी लेकिन उसकी हंसी में भी उसकी तकलीफ साफ नजर आ रही थी। वो दिव्यांश को याद करते हुए बोली, अब तो मैं ये दुआ करूंगी कि दिव्यांश को मेरी याद कभी ना आए। मुझे एक बुरी याद समझकर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से मिटा दे और सोना के साथ इतना खुश रहे कि मैं क्या उन्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मुझे बहुत कमी महसूस होगी। ये बोलते हुए दिव्यांश अंदर की तरफ आया। उसकी आवाज सुनकर चेरी चौंक गई। वो अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिव्यांश की तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्यांश कोई ऐसी बात बोल रहा है और अब दिव्यांश बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने एक नज़र सूटकेस पर डाली और फिर वापस चेरी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बहुत कमी महसूस होगी तुम्हारी। चेरी की पलकें बार बार झपक रही थी। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे माफ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, मेरी और सोना की शादी में मुझे तुम्हारी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। हम दोनों का रिलेशन जो कुछ भी रहा हो लेकिन स्टार्टिंग तो दोस्ती से हुई थी ना चेरी, तो क्या वो दोस्ती तुम नहीं निभाओगी? क्या तुम मेरी और सोना की शादी में रहकर हम दोनों की खुशियों में शामिल नहीं होगी? कितना एक्साइटेड था मैं ये सोचकर कि तुम हम दोनों की शादी अटेंड करोगी, लेकिन तुम तो पहले ही जा रही हो। इट्स ओके, अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वैसे भी मुझसे दूर जाना, आई मीन अकेले रहना तो तुम्हारा फैसला हमेशा से रहा है, तो इट्स ओके, आज भी अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। उसकी बात पर चेरी टुकुर टुकुर उसे देखे जा रही थी। हाँ, वो ये सोच रही थी कि दिव्यांश और सोना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसका यहाँ पर क्या ही काम। लेकिन वो दोनों इतनी जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे ये उसने नहीं सोचा था। उसने अब एक नज़र पीछे की तरफ देखा जहाँ पर सोना खड़ी थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी के फैसले से खुश है। कुछ पल के लिए तो वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। सोना आगे की तरफ आए और चेरी की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ से जाना है, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? चेरी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सोना उसका हाथ थाम कर बोली, क्या तुम मेरी और दिव्यांश की शादी तक यहाँ रुकोगी? प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों की शादी अटेंड करो। शायद तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन प्लीज़ मेरे लिए। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की सी लड़खड़ा रही थी।
सोना की बातों पर चेरी को अजीब सा महसूस हो रहा था। पहले उसे लगा था कि सोना उन दोनों को करीब लाना चाहती है, लेकिन अब उसे शादी के लिए हाँ करते हुए देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोना ने भी उसे ठगा ही है। एक वक्त पर तो वो उसे बोल रही थी कि उसे चेरी की आंखों में दिव्यांश के लिए प्यार नजर आता है और दिव्यांश उसका ही है, और अब दूसरे ही पल उसने खुद दिव्यांश को उससे छीन लिया था। चेरी की खुद की आंखों में आंसू थे। चेरी की खुद की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसने अपने आंसुओं को साफ किया और बोली, अगर तुम चाहती हो तो जरूर, मैं अब तुम दोनों की शादी अटेंड करके ही यहाँ से जाऊंगी। तो कब कर रहे हो तुम दोनों शादी? सोना कोई जवाब देती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, 5 दिन बाद। सोना ने मन ही मन बस एक ही दुआ की कि भगवान बेशक से उसका अगला जन्म भी कैंसिल कर दे, लेकिन किसी तरह उसे 5 दिनों की मोहलत दे दे, लेकिन 5 दिनों से पहले उसे कुछ ना हो। चेरी भी फीका सा मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, तो मैं तुम दोनों की शादी तक यहीं पर हूँ। ये बोलकर अब उसने अपना सूटकेस कसकर पकड़ा और तुरंत उसे लेकर ऊपर अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही उसने सूटकेस छोड़ा और धम्म से बेड पर गिरी। उसने बेडशीट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया था और हद से ज्यादा रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी को अपने हाथों से किसी और को दे दिया। उसके आंसू एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे और उसका रोना इस वक्त कलेजा चीरकर रख देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ सोना दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम सच में मुझसे 5 दिन बाद शादी करने वाले हो दिव्यांश? दिव्यांश ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, मैं डिसीजन ले चुका हूँ सोना, और आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें मेरे इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम होगी। सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। व्योम और धरा जो पीछे की तरफ खड़े थे वो अब आगे की तरफ आए। व्योम दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोला, आई होप जैसे चेरी हर बार यहाँ से भाग जाती है वैसे अब तुम ना भागो। अगर कोई फैसला लिया है तो उसे पूरा भी करो। दिव्यांश भी एटीट्यूड से बोला, डोंट वरी मिस्टर रावत, दिव्यांश रावत भागने वालों में से नहीं है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से प्रूव करेगा, और रही बात चेरी की तो आपकी बेटी है वो, आई गैस आपको भी उसके लिए अब कोई लड़का ढूंढना चाहिए जिसे छोड़कर वो कहीं और ना जाए और सच में वो उस लड़के को प्यार करे, ना कि प्यार के दावे किसी और के साथ और दिल में कुछ और। व्योम उसकी बात पर चुप रहा। दिव्यांश ने अपनी बात कहने के बाद सोना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने रूम में चला गया। सोना उसके साथ जाते हुए पलटकर पीछे धरा की तरफ देख रही थी। अपनी पलकें झपकाकर उसने धरा को हिम्मत दी। धरा अभी बस फीका सा मुस्कुराई। दिव्यांश सोना के साथ ऊपर रूम में आया और रूम में आकर उसने सोना का हाथ छोड़ा और बोला, आई नो तुम्हारे लिए ये सब कुछ शायद बहुत जल्दी हो जाएगा सोना, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू डू दिस। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। सोना उसके करीब हुई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दिव्यांश, आपकी दुल्हन बनना तो मेरा ख्वाब है। अगर ये ख्वाब पूरा हो रहा है तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, हम लोग बस शादी तक ही यहाँ पर रुकेंगे, एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सोना एक बार फिर से मुस्कुरा कर बोली, जैसा आप कहें। दिव्यांश ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, क्यों? तुम कुछ नहीं कह सकती हो क्या? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है? सोना उसके सीने से लगकर बोली, जब मैंने खुद को ही आपको सौंप दिया तो अब क्या ही मेरी मर्जी दिव्यांश। अब तो बस मुझे आपकी हर एक बात माननी है, और वैसे भी आप कोई गलत फैसला थोड़ी ना लेंगे। ये बोलते हुए वो अब पीछे की तरफ हट गई और हंसकर बोली, और ये क्या बात हुई कि हम लोगों ने शादी का फैसला लिया और वो भी इतना रूखा सूखा। आपने तो मेरा मुंह भी मीठा नहीं करवाया। हाँ मैं जानती हूँ मेरी हालत थोड़ी खराब है, लेकिन शादी की न्यूज़ सुनकर अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, तो आप जल्दी से मुझे ट्रीट दीजिए। मुझे आपके साथ एक कॉफ़ी डेट पर जाना है दिव्यांश, क्या आप मुझे कॉफ़ी डेट पर लेकर चलेंगे? ये बोलते हुए वो सच में काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रही थी। दिव्यांश मुस्कुराया और बोला, जैसा तुम कहो। तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, फिर हम कॉफ़ी डेट पर चलते हैं। सोना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। दिव्यांश कुछ सोचते हुए बोला, जब तक तुम रेडी होती हो मैं आता हूँ। ये बोलकर अब वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया था। सोना बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि दिव्यांश कहाँ गया होगा। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, आई होप इन 5 दिनों में आप दोनों के बीच की सारी दुनिया खत्म हो जाए दिव्यांश, प्यार में पागल तो आप दोनों ही हैं। अब बस ये देखना है कि ये पागलपन कहाँ तक चलता है। ये बोलकर वो हंसी और फिर तैयार होने लगी। वही दिव्यांश ने रूम का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ आया। उसकी नज़र सामने बेड पर गई जहाँ पर चेरी अभी भी बेइंतहा रो रही थी। अब वो बिल्कुल उसके पास आकर लेटा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रो क्यों रही हो?
उसकी आवाज़ सुनकर चेरी एकदम से होश में आए। उसे तो पता भी नहीं चला कब रूम का दरवाज़ा खुला और कब दिव्यांश अंदर आ गया, और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दिव्यांश की तरफ देख रही थी। रावत मेंशन। चेरी हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रही थी, जो उसकी बगल में आकर लेट गया था और उसे पता तक नहीं चला था। दिव्यांश उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर बोला, क्या हुआ? इतना रो क्यों रही हो तुम? मुझे तो लगा था मेरी शादी की न्यूज़ सुनकर तुम्हें खुशी होगी, लेकिन ये तुम्हारे बहते हुए आंसू तो कुछ और ही बता रहे हैं। चेरी अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, क्या आपको नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ एवोकाडो? उसके मुंह से अपने लिए एवोकाडो सुनकर दिव्यांश तुरंत बोला, मुझे इस नाम से आज तो बुला लिया, लेकिन आइंदा मत बुलाना। वो एवोकाडो बहुत पहले ही मर चुका है, जो तुम्हारा बचपन में दोस्त हुआ करता था। अब जो तुम्हारे सामने है वो सिर्फ दिव्यांश रावत है, इसलिए बेहतर होगा तुम भी उसे दिव्यांश के नाम से ही बुलाओ। चेरी हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कितनी तकलीफ थी वो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, किस्मत भी क्या चीज़ होती है ना एवोकाडो। पहले आप चाहते थे कि मैं आपसे दूर ना जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरे दूर जाने से आपकी तकलीफें कम हो जाएंगी, इसलिए मैं आपसे दूर चली गई और ना चाहते हुए भी आपको तकलीफ दे बैठी। जब दोबारा हम दोनों साथ आए तो तब भी आप चाहते थे कि मैं आपको छोड़कर ना जाऊं, लेकिन हालात आपने ऐसे बना दिए कि मुझे मजबूरन आपको छोड़कर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, बात हालातों की नहीं थी, बात तुम्हारे प्यार की थी, जो तुम्हारी ही तरह झूठा था। अगर सच्चा होता तो तुम मेरे सामने रहती, बेशक मुझसे लड़ती। मैं कोई दरिंदा नहीं था जो तुम्हें खा जाता। हाँ, मानता हूँ टॉक्सिक हूँ और सामने से कहता हूँ कि टॉक्सिक हूँ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं करता मैं तुम्हारे साथ जो तुम्हें मुझसे दूर भागना पड़ा। पर तुम्हें तो हमारा सुख और बेबी प्यारा था ना, जिसे लेकर तुम मुझसे दूर चली गई। क्या हुआ? कहाँ है वो बेबी? अब तक तो वो तुम्हारे टमी में ग्रो कर गया होगा ना? अच्छी खासी ग्रोथ हो गई होगी उसकी। तुमने चेकअप तो करवाए हैं ना? उसकी बातों पर चेरी अब उसके करीब आए और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली, मत बोलिए ये सब एवोकाडो, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ती उससे पहले ही दिव्यांश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बेहद सर्द में बोला, एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं तुम्हें, मुझे एवोकाडो कहकर बुलाना बंद करो। मुझे अब इस नाम से भी नफरत है। चेरी उसकी बात पूरी करते हुए बोली, और मुझे भी नफरत है। होगी भी, क्यों नहीं? मैंने काम ही ऐसे किए हैं, लेकिन एक बार मुझे भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ, मैं लड़ सकती थी आपसे। हाँ, मैं जिद कर सकती थी। हाँ, मैं कुछ ऐसा कर सकती थी कि ना मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ता और ना ही आपको इतनी तकलीफ होती, लेकिन बेशक से मैंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। अगर मैंने गलती की है तो क्या मैं आपकी नहीं? आप मेरी वो गलती माफ़ नहीं कर सकते? प्लीज़ मत कीजिए ना ऐसा एवोकाडो। किस्मत ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है एक दूसरे के साथ रहने का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे लिए ये सब कुछ मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। शायद तुमने नीचे हॉल में सुना नहीं जो मैंने कहा, लेकिन अब मैं वो सब बातें तुम्हें दोबारा बोल देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में वो बातें अच्छे से फिट हो जाए। मैं फैसला ले चुका हूँ। मैं सोना से शादी कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ 5 दिन बाद। नीचे तो मैंने तुमसे कहा कि तुम इस शादी को जरूर अटेंड करना, लेकिन जैसी बातें तुम कर रही हो ना चेरी, मुझे लगता है अगर तुम ये शादी अटेंड ना करो तो ही बेहतर होगा। इसलिए अब अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। और हाँ, ये रोने धोने का ड्रामा तो मेरे सामने मत ही करना। रोया तो मैं भी बहुत था, वो बात अलग है। मेरे आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए और अब किसी और के आंसू मैं देखना नहीं चाहता। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगा। चेरी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया।